हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश पासवान भागलपुर बिहार से बोल रहा हूं। मैं एक उद्यमी हूं और भारतीय उद्यमी संघ का अध्यक्ष हूं। आज हम नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वह विषय है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत जो है हम मानव विकास सूचकांक के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं, जो कि प्रत्येक देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे लोगों के जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तो भारत के बारे में भी हमें बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। जैसा कि आज 20 अप्रैल 2024 का तारीख है और बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के लेख में इसके बारे में फोकस किया गया है। उसी का हम एक ब्रीफ में हम आपके सामने विचार रख रहे। जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तकनीकी नवाचार है, यह जो राष्ट्रीय लेखा आंकड़ा के अनुसार ही देश की जो अर्थव्यवस्था है 2021-22 का, वो बिल्कुल साधारण बताया जा रहा है। विशेषकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य की हिस्सेदारी जो है बिल्कुल साधारण है। तो यह समझ में नहीं आता है। जहाँ तक देश के बारे में बताया जाता है कि भारत जो है 2047 में एक विकसित देश बन जाएगा। 2030 में हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे और 2024 में ऑलरेडी हम 5वें अर्थव्यवस्था में हम पहुंचे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका जो 80 करोड़ से भी ज़्यादा गरीब लोग हैं, जो 5 केजी अनाज पर जिंदा रहते हैं, उनको ऐसे आंकड़े से क्या मतलब होता है? और लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, एसेट क्लास हो, उनको इस तरह के आंकड़े से, डाटा से क्या मतलब है? इस पर हम लोग विश्लेषण करें तो बेहतर होगा। इसका एनालिसिस हम सबको करना चाहिए, घर में बैठ कर के भी और बाहर में भी। इससे बहुत तरह की जानकारी हमें मिलती है। मानव विकास सूचकांक जो है हर देश के लिए ज़रूरी है, हर परिवार के लिए ज़रूरी है। और इसके लिए जो है एक एनजीओ है प्रथम एनजीओ ने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें हम आर्थिक विकास की कल्पना करते हैं अथवा जो ओरिजिनल बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। त्वरित वृद्धि के लिए भी हमें उच्च मानव विकास ज़रूरी है या नहीं। सबसे बड़ी बात होती है एजुकेशन के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, चाहे वह प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो अथवा हायर एजुकेशन की बात हो। मुझे नहीं लगता है कि भारत की इस तरह की जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरीय जो शैक्षणिक व्यवस्था है, उसमें भारत के युवाओं का जो क्वालिटी है वह दिखने को नहीं मिलता है और जिसके वजह से काफ़ी बेरोजगारी खड़ी हो पा रही। तो बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं आती हैं, उसे भी देखना होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है यह कहना कि भारत में शिशु मृत्यु दर कम हो रहा है। बिल्कुल ये आंकड़ा सही हो सकता है, लेकिन
शिक्षा हो और स्वास्थ्य हो, इसके नतीजे बिल्कुल निराशाजनक हैं। हतोत्साहित करता है ऐसे आंकड़े। हम बहुत पीछे हैं, पूरी दुनिया में हम बहुत पीछे हैं। या कह सकते हैं कि हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी पीछे। यूएनडीपी में 191 कंट्रीज शामिल होते हैं और भारत 132वें पायदान पर है, या यूं कह सकते हैं नीचे से प्रथम है। और ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भारत जो है पांचवी अर्थव्यवस्था, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अरे खाक अर्थव्यवस्था बन गई है। हमारा लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हो रहा है, हमें पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। 18 साल के बच्चे को दूसरे तीसरे क्लास के जो पाठ्यक्रम है उसे पढ़ने के लिए उनके ही भाषा में, या कहें तो क्या कहते हैं उसको, मातृभाषा में, मदर टंग में भी पढ़ने के लिए कहा जाता है तो वह पढ़ नहीं पाता है। यह क्या दर्शाता है कि आप कितना अच्छा बच्चे को शिक्षा दिए हैं। आप शिक्षक को दोषी देंगे या वातावरण को दोषी देंगे? ये गंभीर सवाल है। और भारत के जो बौद्धिक क्षमता वाले लोग हैं या जिनके पास कुछ पैसे हो गए हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए हैं, वो भारत को छोड़ करके दूसरे देश का नागरिक बन रहे हैं। सेम सेम सेम। यह बहुत बड़ा दुख का कारण है कि भारत में पढ़ लिख करके यहाँ से पैसे कमा करके और हमारे कुछ साथी जो लाखों में हैं प्रत्येक वर्ष माइग्रेट कर रहे, तो भारत को विकसित कौन करेगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और एजुकेशन की बातें करते हैं। भारत का एजुकेशन इतना खराब है कि कोई एजुकेशन प्राप्त करने के लिए विदेश से आना नहीं चाहता है। ये अलग बात है, पकड़ पकड़ के लाया जाता है। लोग जो है यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यह भारत एक सबसे सस्ता देश है। आप एक छोटा सा कंट्री है थाईलैंड, आप सिंगापुर, ऐसे देश में आप जाकर के रह नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसे लगेंगे। लेकिन भारत में आप काफ़ी समय तक रह सकते हैं और ख़ासकर मेडिकल टूरिज़्म भी कर सकते हैं। आप विदेशों से लोग आते हैं, पूरा परिवार के परिवार यहाँ रहते हैं और काफ़ी देश का भ्रमण भी करते हैं और अपने परिवार के सदस्यों का मेडिकल इमरजेंसी को ठीक भी कराते हैं। तो ये जो रिपोर्ट आया है, हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए शुद्ध पेयजल नहीं है, पोषण नहीं है, यानी कि हमारे यहाँ कुपोषित बच्चे हैं। कुपोषित बच्चे से कितना अपेक्षा करेगा? ये किसका ये दायित्व बनता है? यह देश के जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उनका नेतृत्व है ना, जो सरकार चला रहे हैं। आप अगर शिक्षा ही नहीं देंगे, आप स्वास्थ्य ही नहीं देंगे, आप जीवन चक्र जो चलता है, उस जो हमारा इनकम है, हम बेरोजगार है, उसके लिए आप ध्यान ही नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा? तो इसीलिए ऐसे खाद्य आपूर्ति 80 करोड़ से ज़्यादा जो नागरिक है भारत के अंदर जो है वो 5 केजी अनाज पर जिंदा है। उनका तो ये फैक्ट्री काम ही नहीं करता।
तो वो तो क्या है, स्लीपर सेल है, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए ज़िंदा है। तो ये जो है ना, समझना होगा। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन को समझना होगा। क्वालिटी एजुकेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। और हेल्थ तो भगवान भरोसे है, और यहाँ भगवान के नाम पर ही राजनीति होती है। मेरा कहने का उद्देश्य अलग है, यानी कि अगर कोई सरकारी अस्पताल में जाकर के जिंदा घर वापस आ गया तो समझ लो कि वाकई ठीक ठाक चल रहा है। लोग सरकारी अस्पताल में जाना पसंद नहीं करते हैं, इतने डरे हुए होते हैं। इसका क्या कारण है? सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो उनके नर्स होते हैं, जो और उसके सहयोगी कर्मचारी होते हैं, वो उन्हें मरीज और मरीज के परिवारों को इतना डरा देते हैं कि वह उसी डॉक्टर के क्लिनिक में या नर्सिंग होम में या जो मेडिकल कॉलेज खोला है ऐसे जगह पे चले जाते हैं। तो इससे हमारा कितना विकास होगा? जो उन्होंने जीवन भर मेहनत करके पैसे कमाए हैं वो स्वास्थ्य में लग जाएंगे। तो वैश्विक दृष्टिकोण से यूएनडीपी में जो हमारा मानव विकास सूचकांक है, उसमें हम कितने पीछे हैं, कितने नीचे हैं, यह समझने की आवश्यकता है और इसे हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए एक पंजाब के अर्थशास्त्री है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है कृषि में विकास हुआ है। कारण क्या है? कहते हैं मलेरिया उन्मूलन एक बड़ा कारण। अब समझ सकते हैं कि कैसे कैसे जो है रिपोर्ट में जो थॉट्स आते हैं। मलेरिया उन्मूलन से पंजाब राज्य की कृषि जो है वो काफ़ी सफल हुआ है। ये है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समाप्त कर देना चाहिए था। पता नहीं, जो सार्वजनिक संस्थान है और निजी संस्थान है, चाहे वह विद्यालय का हो, चाहे अथवा वह क्या कह सकते हैं हेल्थ के सेक्टर में हो, है ना, प्रथम संस्था है कि इस पर हमें समीक्षा करने की ज़रूरत है। भारत का विकास ही निश्चित रूप में हमें जो लोगों को जो खाद्य सामग्री है, जो पोषण है, हमारे जो बच्चे हैं, युवा है, किशोर है, जो प्रौढ़ है, सिटीजन्स होते हैं, तो उनके जो खाद्य पदार्थ है, सामग्री है, वह उसमें वो क्या है, एक तरह से कुपोषित क्यों हो रहे हैं। शुद्ध जल, शुद्ध पेयजल का क्राइसिस क्यों हो रहा है? बेंगलोर जैसे महानगर में वाटर क्राइसिस है। यह वाटर क्राइसिस गर्मी के दिनों में पूरे देश में दिखता है। जब भारत इतने विशाल देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, 140 से करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है, उसके बावजूद भी यहाँ ना शिक्षा सही है और ना ही स्वास्थ्य सही है और ना ही जो हमारा देश में इनकम प्रॉपर चैनल से प्राप्त हो पा रहा है। जो भी पढ़े लिखे हैं, MBA पास करने के बाद भी, है ना, 10,000 से, है ना, 25,000 रुपये में संघर्ष करते हैं MBA प्राप्त। और कुछ ऐसे
जो लोग हैं, खास लोग, वो करोड़ों में पैकेज मिलते हैं, वही डिग्री है। अब ये समझना मुश्किल है कि आखिर माजरा क्या है। तो इस सवाल हुनर का नहीं है, आबादी का है, और सबसे बड़ी बात है जातिवाद का। यह जातिवाद का जो है दंश झेल रहा है भारत। यह भारत जो बुद्धिजीवियों का देश माना जाता था, बुद्ध का देश माना जाता रहा है। अभी भी लोग बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की देश से आया। पता नहीं बुद्ध की देश में यहाँ आकर के लोग युद्ध करते रहते हैं। तो ये जो विचारधारा है झूठ बोलने का, है ना, लोगों को फेंकने का, तो यही ज़िंदगी चल रही है। पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में कितनी है, फाइनेंशियल अवेयरनेस लोगों में कितनी है, सोशल अवेयरनेस लोगों में कितनी है, यही चीज़ पता चलता है। और इसका जीता जागता स्वरूप है कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये जो रिपोर्ट है मानव विकास सूचकांक के माध्यम से, कि भारत एक विकसित देश नहीं है। यदि है डाटा पर लिख सकते हैं, लेकिन आपको साबित करना होगा कि प्रति व्यक्ति आय क्यों नहीं बढ़ रहे हैं अमेरिका की तरह, जर्मनी की तरह, जापान की तरह, चाइना की तरह। अब कितना बताएं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो हमारा जो ग्रॉस नेशनल इनकम हमें चाहिए, और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यहाँ पर 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 रुपये महीने में तो पूरा का पूरा जो है वो समय देते हैं। 8 घंटा, 10 घंटा, 12-12 घंटा लोग काम करवाते हैं। कहते हैं कि श्रमेव जयते, सत्यमेव जयते। लेकिन जो है यही संकट है देश के अंदर, जो मानव संसाधन है, मानव विकास नहीं होने दे रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण कर रहा है। तो इसे समझना होगा। हम सब कम्युनिटी के लोग इसे जागरूक करते हैं, और जागरूक करके, और इसका पूरा माध्यम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें क्या कहा था कि हमें शिक्षित होना होगा, हमें संगठित होना होगा, और तब संघर्ष करना होगा। यानी एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। तभी जाकर के हम कोई भी काम कर सकते हैं। और अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। हमें ग्रुप यानी टीम लीडरशिप, टीम में हमें काम करना होगा। और जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रथम काम कर रहा है, उसी तरह से हमें बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर काम करने की आवश्यकता है। एनजीओ के माध्यम से हमें भी संगठित होकर के महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को, बुज़ुर्गों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। तभी ये जो मानव विकास सूचकांक है, इसमें गुणात्मक परिवर्तन आएगा, और हम जो मानव विकास सूचकांक के प्रथम पायदान पर स्विट्ज़रलैंड है ना, ऐसे नॉर्वे है, ऐसे कई देश है, चाइना है। तो ऐसे देशों के साथ हम मुकाबला कर पाएंगे, तभी हो पाएंगे, नहीं तो शायद नहीं कर पाएंगे। और हमें स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा। नए नए जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, हमें स्किल्स को बढ़ाने होंगे। हमें जो है लोगों को सपोर्ट सिस्टम तैयार करना होगा। हमें जो है
यहाँ पर क्या कहते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम के साथ काम करना होगा। यदि कोई आदमी काम करना चाहता है तो वो काम नहीं कर पा रहा है, उसे तो भाई फॉर्म और रजिस्ट्रेशन लेते लेते ही 2-3 महीना आराम से निकल जाता है, तो कैसे काम करेगा। एक व्यक्ति है जो हमारे साथ है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी 70+ है, और उसके बाद उन्हें बिजनेस करने की भूख है, फिर भी उन्हें जीएसटी लेने में 2 महीने से ऊपर हो जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके लिए आवेदन करते हैं और वो वेट कराते कराते 2 महीने से ऊपर हो जाते हैं। ये है भारत। कैसे आप मानव विकास सूचकांक में आप अच्छे पायदान पर आएंगे। मैं भागलपुर जैसे टियर 2 नहीं है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 या टियर 4 सिटीज़ के अंदर है। यहाँ की जो माइंडसेट है, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, कमाइए, लेकिन ब्लैक मनी पर ज़्यादा फोकस है। और जब सरकार ही लूट रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, करोड़ों करोड़ नहीं, हजारों करोड़ का फंड लूट रही है, तो यहाँ के जो जनता है, यहाँ का जनता नहीं कह सकते, जो यहाँ के कर्मचारी पदाधिकारी है, उनकी मानसिकता है कि मैं भी इस गंगा में हाथ धो लूँ, नहा लूँ, स्नान समय पर। अगर अभी तक मैं समझता हूँ कि भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा 2018 में विज्ञापन आया और अभी तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं बना है 2018 से, एक को छोड़ करके भागलपुर में। तो सोचिए, वो भी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोगों के साथ मिल करके कैसे अपने आप को तैयार किया। तो देश का विकास की बात करते हैं, मानव विकास की बात करते हैं। यहाँ के लोग आलस्य से भरा हुआ है, हम सब आलसी हैं, और हमारे सामने जो पदाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो ऐसे देखते हैं जैसे हम उनके गुलाम हैं। वो जो आदेश देंगे उसे करना होगा। हजारों हजार रुपया आप एनओसी लेने में आप विवश होते हैं। कई लोग पकड़े भी जाते हैं, फिर क्या होता है फिर आकर के वो प्रमोट हो जाते हैं, उन्हें प्रमोशन मिलता है।